नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम हल करने वाले हैं RBSc क्लास 10 विषय हिंदी का मॉडल पेपर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम RBSc कक्षा 10 विषय हिंदी का मॉडल पेपर देखने वाले हैं। और दोस्तों, ये जो मॉडल पेपर है ये हिंदी के जो मेन एग्ज़ाम होगा उस पेपर के पैटर्न पर आधारित है। यानी इसी पैटर्न पर आपका जो पेपर होगा 21 मार्च को, वो पेपर इसी पैटर्न पर आएगा। इसी तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट और करते हैं इस मॉडल पेपर को हल। उससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट और करते हैं इस मॉडल पेपर को हल। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम पढ़ लेते हैं माध्यमिक परीक्षा हिंदी और फिर पूर्णांक 80 अंक। यानी दोस्तों, आपका जो पेपर है वो 80 अंक का होगा RBSc के अंदर। और ये जो पेपर है दोस्तों, इसके लिए आपको समय दिया जाएगा इसको हल करने के लिए 3.25 घंटे, यानी 3 घंटे 15 मिनट। इसके बाद यहाँ पर कुछ सामान्य दिशा निर्देश दिए गए हैं जो विद्यार्थियों को पढ़ना अनिवार्य होते हैं, क्योंकि दोस्तों इनके अंदर पेपर से रिलेटेड सभी सामान्य बातें आपको दी होती है कि क्या करना है, किस प्रकार पेपर को हल करना है। तो ये जो निर्देश हैं ये दोस्तों आपको पढ़ना अनिवार्य होता है। तो आप ये सबसे पहले तो ये निर्देश पढ़िए। तो अब आता है दोस्तों हमारा पेपर। तो दोस्तों, परीक्षा 2023 पाठ्यक्रम विषय हिंदी, विषय कोड 01 और कक्षा 10 और खंड है। और अब स्टार्ट हो जाता है हमारा खंड है। और खंड है के अंदर पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो दोस्तों, आपको यहाँ पे एक अपठित गद्यांश दिया गया है और इस गद्यांश को पढ़कर आपको नीचे दोस्तों जो क्वेश्चन दिए गए हैं, जो प्रश्न दिए गए, इनका आंसर आपको बताना है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो ये गद्यांश आपको पढ़ना है और आपको अच्छी तरह से समझकर पढ़ना है इसको दोस्तों। तो दोस्तों, आपको एक या कम से कम 2 बार आपको इसको पढ़ना है, वो भी समझ समझ कर इसको पढ़ना है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप इस गद्यांश को पढ़ लीजिए। तो दोस्तों, मैं आपको गद्यांश नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपको सिर्फ इनके आंसर बताऊंगा। तो दोस्तों, गद्यांश आपको खुद को पढ़ना है। तो सबसे पहले तो आप गद्यांश पढ़ लीजिए और इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए। और दोस्तों, आपको पेपर के अंदर टाइम का भी विशेष ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि आप 15-20 मिनट गद्यांश को पढ़ने में लगा दो। ऐसा नहीं है, कम से कम आपको 4-5 मिनट के अंदर इसको पढ़ देना है या फिर 10 मिनट के अंदर। तो दोस्तों, आपको गद्यांश पढ़ लेना है और गद्यांश को पढ़ लेने के बाद अब आते हैं इनके आंसर पर। तो पहला क्वेश्चन है कि उपर्युक्त गद्यांश का उच्चतम शीर्षक है। तो दोस्तों, हमें इस गद्यांश का शीर्षक बताना है। शीर्षक का मतलब कि ये जो दोस्तों ये जो गद्यांश है ये किसके ऊपर लिखा गया है, इसका विषय क्या है, इसका टाइटल क्या है। तो दोस्तों, इसका गद्यांश का शीर्षक हो जाएगा हमारा जयशंकर प्रसाद, यानी स ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों ये जो गद्यांश है ये जयशंकर प्रसाद जी के ऊपर लिखा गया है। तो स ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। इसके बाद आता है प्रसाद जी संबंधित थे। तो दोस्तों, जयशंकर प्रसाद जी किससे संबंधित थे? अगर आपने ये गद्यांश अच्छी तरह से पढ़ा है तो आपको अच्छी तरह से इसका आंसर आता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुंगनी साहू। सुंगनी साहू यानी ए ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। तो दोस्तों, ये था हमारा 2 नंबर क्वेश्चन। इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। 3 नंबर क्वेश्चन है कि प्रसाद जी ने सर्वप्रथम कौन सी भाषा में कविता लिखी? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पर जो बे ऑप्शन है एकदम सही हो जाएगा, यानी ब्रज भाषा। ब्रज भाषा। 4 नंबर, निम्न में से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की है? तो दोस्तों, आपको इनमें रचनाएं दी गई, इनमें से देखना है कि कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद जी की है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए आंसू। इसके बाद आता है 5 नंबर क्वेश्चन कि जयशंकर प्रसाद ने छायावाद का बीजारोपण किस रचना में किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन झरना। तो ये थे हमारे 1 नंबर गद्यांश के 5 क्वेश्चन। तो इसके बाद आता है दोस्तों कि निम्नलिखित अपठित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये भी दोस्तों 1 नंबर प्रश्न के अंदर ही है। तो दोस्तों, हमारा जो 1 नंबर प्रश्न है उसके अंदर दोस्तों एक गद्यांश है और एक ये काव्यांश है। तो 1 नंबर गद्यांश था, उसके अंदर 1 से लेकर 5 क्वेश्चन थे, उसके 5 ऑप्शन थे। और इसके अंदर 6 से लेकर 10 प्रश्न है। ये जो 2 नंबर गद्यांश है इसके अंदर। तो ये काव्यांश है, ये गद्यांश नहीं है, ये काव्यांश है। और ऊपर वाला था हमारा गद्यांश था, ये काव्यांश है, यानी काव्यांश का मतलब है पद्यांश। ऊपर वाला गद्यांश और ये पद्यांश है। तो ये पद्यांश पढ़ना है हमें, काव्यांश पढ़ना है और इसको पढ़कर नीचे वाले प्रश्नों के आंसर देने हैं। तो उसी प्रकार दोस्तों, सबसे पहले तो आपको पद्यांश को पढ़ना है अच्छी तरीके से, समझ के इसको पढ़ना है 1 या 2 बार। उसके बाद
चलते हैं इनकी क्वेश्चन आंसर पर। तो पहला क्वेश्चन है कि उपयुक्त काव्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। यानी ये गद्यांश ये पद्यांश किस पर लिखा गया है, यानी इस काव्यांश का टाइटल क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पथ की पहचान, ब ऑप्शन एकदम सही। इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, बटोई शब्द का अर्थ है। तो बटोई शब्द का अर्थ क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए पथिक। 8 नंबर, सुमन का पर्यायवाची युग्म है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर 4 पर्यायवाची युग्म दिए गए, इनमें से सुमन का पर्यायवाची युग्म कौन सा है उसे आपको छांटना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा इसके अंदर फूल पुष्प प्रसून। 9 नंबर आता है कि उक्त काव्यांश में कौन सी शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लक्षणा। इसके बाद आता है दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि प्रस्तुत काव्यांश में कंटकों के सर का अर्थ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए दुख। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि उन्मेष शब्द का अर्थ है। तो उन्मेष शब्द का अर्थ क्या है, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास द ऑप्शन, यानी प्रकाश दीप्ति और उजाला, ये तीनों ही उन्मेष शब्द के अर्थ है। इसके बाद आता है 12 नंबर क्वेश्चन की जॉर्ज पंचम की नाग कहानी है। तो दोस्तों ये कहानी कैसी है, व्यंग्यात्मक है या संस्मरणात्मक है या ऐतिहासिक है या बाल मनोवैज्ञानिक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए व्यंग्यात्मक। तो ये कहानी एक व्यंग्यात्मक है। तो दोस्तों ये जो ऊपर वाले हमारे एक गद्यांश था और एक पद्यांश था, ये जो दोनों थे दोस्तों, ये 1 नंबर प्रश्न के अंदर थे। और इसके बाद आता है दोस्तों हमारा प्रश्न नंबर 2, हमारे पेपर का प्रश्न नंबर 2 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो आपका दोस्तों यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो पहला है हमारा गाय, आदमी, पुस्तक आदि शब्द खालिस्तान संज्ञा का बोध कराते हैं। तो ये शब्द किस संज्ञा का बोध कराते हैं दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जातिवाचक। तो यहाँ पर खालिस्तान के अंदर रिक्त स्थान के अंदर आ जाएगा जातिवाचक। 2 नंबर आता है कि जिस सर्वनाम का प्रयोग रिक्त स्थान के लिए किया जाता है प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो इसका यहाँ पर रिक्त स्थान के अंदर आ जाएगा प्रश्न पूछने, यानी जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। 3 नंबर आता है कि ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बदलाते हैं विशेषण कहलाते हैं। इसके बाद आता है दोस्तों 4 नंबर की अविकारी शब्द ही रिक्त स्थान शब्द भी कहलाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा कि अविकारी शब्द ही अव्यय शब्द भी कहलाते हैं। 5 नंबर आता है कि अनुज शब्द में अनु उपसर्ग है। और 6 नंबर आता है कि मानवता शब्द में मूल शब्द मानव है। तो दोस्तों इस प्रकार ये होगा हमारा 2 नंबर प्रश्न। 2 नंबर प्रश्न के अंदर 6 पार्ट है, प्रत्येक पार्ट 1-1 अंक का है। और दोस्तों आपसे एक बार फिर से निवेदन है कि अभी तक आपने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। तो दोस्तों अब आता है हमारे 3 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित अति लघुतरात्मक प्रश्नों में उत्तर लगभग 20 शब्दों में लिखिए। तो दोस्तों इन जो क्वेश्चन है इनके उत्तर में बताने हैं लगभग 20 शब्दों के अंदर, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का रहेगा। तो दोस्तों पहला प्रश्न आता है कि व्यंजन संधि की परिभाषा लिखिए। तो दोस्तों व्यंजन संधि की परिभाषा क्या होती है ये हमें लिखनी है। तो दोस्तों मैं आपको बोलकर बता देता हूँ। तो दोस्तों परिभाषा होती है कि जब किसी व्यंजन का मेल किसी स्वर या व्यंजन से होता है तो उस व्यंजन में आने वाला परिवर्तन व्यंजन संधि कहलाता है। तो ये हो गई व्यंजन संधि की परिभाषा। 2 नंबर प्रश्न आता है दोस्तों कि तत्पुरुष समास के कोई 2 उदाहरण लिखिए। तो पहला उदाहरण हम लिख सकते हैं काल को जीतने वाला कालजयी। दूसरा उदाहरण लिख सकते हैं मूर्ति को बनाने वाला मूर्तिकार। 3 नंबर प्रश्न आता है कि काट का उल्लू होना मुहावरे का अर्थ लिखिए। तो दोस्तों काट का उल्लू होना मुहावरे का अर्थ होता है महामूर्ख व्यक्ति होना। इसके बाद आता है 4 नंबर जैसी करनी वैसी बढ़नी लोकोक्ति का वाक्य में प्रयोग लिखिए। तो दोस्तों इसका वाक्य में प्रयोग लिखेंगे तो इसका वाक्य में प्रयोग लिखेंगे कि गोविंद ने अपने माता पिता के साथ बदतमीजी की तो उसके पिता ने उसे घर से निकाल दिया। यही जैसी करनी वैसी बढ़नी है कि गोविंद ने अपने माता पिता के साथ बदतमीजी की तो उसके पिता ने उसके घर से निकाल दिया। तो यही एक जैसी करनी वैसी बढ़नी का एक उदाहरण होगा। इस प्रकार दोस्तों आप अन्य उदाहरण भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद आता है कि
यतीन्द्र मिश्र का जन्म वह कब और कहाँ हुआ? तो दोस्तों यतीन्द्र मिश्र का जन्म 12 अप्रैल 1977 में उत्तर प्रदेश के अयोध्या में हुआ। इसके बाद आता है 6 नंबर कि महावीर प्रसाद ने क्या तर्क देकर स्त्री शिक्षा का समर्थन किया? तो दोस्तों महावीर प्रसाद ने स्त्री शिक्षा का समर्थन करने के लिए क्या तर्क दिया? तो महावीर प्रसाद ने यह तर्क दिया कि यदि स्त्री शिक्षा से अनर्थ होता है तो पुरुषों द्वारा किए गए अनर्थ भी उसी शिक्षा के परिणाम होने चाहिए, जैसे चोरी करना, डाका डालना, हत्या करना, घूस लेना आदि। इसके बाद आता है 7 नंबर कि बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ा? तो दोस्तों बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर अत्यंत गहरा प्रभाव पड़ा। कवि को बच्चे की मुस्कान बहुत मनमोहक लगती है, जो मृत शरीर में भी प्राण डाल देती है। उसके बाद आता है 8वां प्रश्न की गिरिजा कुमार माथुर की किन्हीं 2 रचनाओं के नाम लिखिए। तो पहली है अपनी नाश और निर्माण, दूसरी अपनी मंजीर। इसके बाद आता है 9 नंबर कि संगतकार कविता किसके महत्व पर विचार करती है? तो दोस्तों संगतकार कविता मुख्य गायक का साथ देने वाले संगीतकार की भूमिका पर विचार करती है। 10 नंबर प्रश्न आता है कि बदंत आनंद कौशल्यायन ने सभ्यता को किसका परिणाम माना है? तो इसका आंसर हो जाएगा संस्कृति का। इसके बाद आता है दोस्तों कि रानी आए और नाक न हो पंक्ति में किसकी नाक न होने की बात कही गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा जॉर्ज पंचम की लाट की नाक। इसके बाद आता है 12 नंबर कि अज्ञेय किस विषय के विद्यार्थी रहे हैं, मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के आधार पर बताइए। तो दोस्तों अज्ञेय विज्ञान विषय के विद्यार्थी रहे हैं। तो दोस्तों इस प्रकार ये हो गए हमारे 3 नंबर प्रश्न के 12 पार्ट। दोस्तों अब तक तो चल रहा था हमारा खंड ए, जिसके अंदर 3 प्रश्न थे। पहले प्रश्न के अंदर अपठित गद्यांश, अपठित पद्यांश, दूसरे प्रश्न के अंदर रिक्त स्थान वाले प्रश्न थे, और 3 नंबर प्रश्न के अंदर हमारे वो एक अंक वाले प्रश्न थे। उसके बाद दोस्तों अब स्टार्ट हो जाता है हमारा खंड ब के अंदर 4 से लेकर 16 तक प्रश्न शामिल है, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको लगभग 45-50 उत्तर सीमा के शब्दों के अंदर आपको इनका उत्तर करना है। तो दोस्तों ये सिर्फ मैं आपको प्रश्न दिखाऊंगा, तो दोस्तों इनके आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा, इनके आंसर आपको सिर्फ अपने खुद को देखकर लिखने हैं, क्योंकि दोस्तों इनके आंसर करवाऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको खंड ब की सिर्फ क्वेश्चन दिखाऊंगा और इनके आंसर मैं आपको नहीं करवाऊंगा। तो ये हमारे खंड ब की 4 से लेकर 16 तक प्रश्न, जिन्हें आप देख कर इन्हें पढ़ सकते हैं, इनके आंसर आप देख सकते हैं अपने बुक के अंदर। इसके बाद दोस्तों स्टार्ट हो जाता है हमारे खंड से खंड के अंदर 17वां प्रश्न है, जिसके अंदर हमें 2 गद्यांश दिए गए हैं, दोनों अथवा में है, दोनों में से किसी एक के में सह प्रसंग व्याख्या करनी है। सह प्रसंग का मिलेगा हमें 1 अंक, व्याख्या का मिलेगा हमें 2 अंक। और ये ऊपर जो एक लाइन लिखी गई है दोस्तों, ये 17 नंबर जो हमारा अगला गद्यांश था अथवा वाला, उसकी अगली लाइन है। इसके बाद 18वें प्रश्न के अंदर हमें 2 पद्यांश दिए गए, दोनों अथवा में है, किसी एक के में सह प्रसंग व्याख्या करनी है। ये भी 3 अंक की, सह प्रश्न का मिलेगा 1 अंक, व्याख्या का मिलेगा हमें 2 अंक। इस प्रकार आपको 2 मिलेंगे, दोनों अथवा में मिलेंगे, किसी एक का आंसर आपको करना होगा। इस प्रकार 19 नंबर की सवाल है दोस्तों हमारा, जिसके अंदर हमें 2 पार्ट दिए गए, दोनों अथवा में है, दोनों में से किसी एक आंसर करना है हमें, और ये 3 अंक का। और दोस्तों इनके आंसर है वो हमें इन नंबरों के आधार पर करनी है। अगर 3 अंक का है तो कम से कम हमें दोस्तों 8-9 लाइनों के अंदर इनका आंसर देना होगा, कम से कम 8-9 लाइनों के। अगर आप ज़्यादा लिख सकते हैं तो ज़्यादा भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन, ये भी अथवा में, ये भी 3 अंक का। इसके बाद आ जाता है दोस्तों खंड द के अंदर 21 नंबर प्रश्न है। इसके अंदर दोस्तों आपको निबंध दिया गया है, 4 निबंध दिए गए हैं, चारों निबंधों के आपके पॉइंट भी दिए गए हैं। जैसे पहला निबंध है मातृभाषा और उसका महत्व पर दिया गया है। इसके अंदर दोस्तों हमें किस किस पर लिखना है, इसके 4 पॉइंट भी दिए गए हैं, प्रत्येक पॉइंट पर आपको 1 अंक मिलेगा। कम से कम आपको 300-400 शब्दों के अंदर आपको इसका आंसर करना है। तो ये तो हो गया 21 नंबर प्रश्न का पहला। इसके बाद 2 नंबर है मेरा प्रिय नेता पर, इसके अंदर भी आपको 4 पॉइंट दिए गए हैं। दोस्तों आपको एक बेनिफिट है कि आपको दोस्तों इस बार जो निबंध है उनके अंदर आपको पॉइंट दिए गए हैं, आपको पॉइंट यहाँ पर बना कर दिए गए हैं, आपको सिर्फ इन पर लिखना है, अपने विचार लिखने हैं। तो इसके बाद से मेरा अविस्मरणीय यात्रा और दया हमारा राजस्थान के मेलों पर। इसके बाद आ जाता है दोस्तों 22 नंबर के अंदर क्या है दोस्तों
कि इसके अंदर 2 प्रश्न दिए गए, दोनों आपको अथवा में दिए गए हैं, दोनों में किसी एक आंसर आपको करना है। ये 4 अंक का है, जिसके अंदर आपको पूछा क्या जाएगा। तो दोस्तों पहला दिया गया इसके अंदर, अपने मित्र को बहन की शादी में बुलाने, तो निमंत्रण पत्र लिखिए। पहला निमंत्रण पत्र, और दूसरे हमारा दूसरे के अंदर दिया गया कि अपने प्रधानाचार्य को अंग्रेजी विषय का पद रिक्त होने के कारण कोई अतिरिक्त व्यवस्था हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। यानी आपको पहले के अंदर निमंत्रण पत्र दिया गया है, दूसरे के अंदर प्रार्थना पत्र। तो निमंत्रण पत्र और प्रार्थना पत्र दिए गए हैं, दोनों में से किसी एक आंसर आप कर सकते हैं 4 अंक का। 23 नंबर प्रश्न है कि इसके अंदर आपको जो अथवा से ऊपर क्वेश्चन है उसके अंदर विज्ञापन दिया गया एक, और नीचे भी एक विज्ञापन दिया गया है। तो दोनों विज्ञापनों में से कोई सा भी एक विज्ञापन आप कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका ये थे हमारा टोटल 23 क्वेश्चन आने हैं आपकी बोर्ड एग्जाम के अंदर, जो हिंदी का पेपर होगा RBSC का 21 मार्च को। और दोस्तों इसका ये था हमारा एक मॉडल पेपर।